वहाँ प्रशासन होते हुए, सत्ताधारी होते हुए, इसके बाद भी वो अवैध मकान है, वो कैसे बने? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात एक चीज़ और है, यहाँ के सरकारी कार्यालय, यहाँ के नगर पालिका, यहाँ के पुलिस स्टेशन, वो भी अवैध है। दोस्तों, आज मैं वसई विरार शहर महानगर पालिका के नव नियुक्त कमिश्नर IAS ऑफिसर गंगाथरन डी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि उन्हें सिंघम क्यों कहते हैं। दरअसल में सिंघम, सच में वे सिंघम जैसा काम कर रहे हैं या लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी, एक हवा उड़ा दी कि वे सिंघम हैं? क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका में कोई सिंघम बनकर आए, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई लोग, कोई अधिकारी जो अपने पद पर रहने के बाद में कुछ थोड़ी सी मनमानी कर ले, अगर उसको आप सिंघम मानते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं। क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ उत्तर प्रदेश जौनपुर से एक SP आए हुए थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट, वो आए हुए थे। जब उनके बारे में भी बहुत प्रकार की चर्चा हुई, लेकिन कुछ समय में उनकी बातें धीरे धीरे हवा होने लगी और उनकी चर्चाएं ख़त्म होने लगी और एक समय ऐसा आया उनको जबरन यहाँ से उनकी ट्रांसफ़र करनी पड़ी। उस विषय पे मैं आज चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आज जिन्हें लोग सिंघम कह रहे हैं, वो दरअसल सिंघम है या नहीं है, इस पे हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। मैं यहाँ पर तुकाराम मुंडे के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अगर मानता हूँ तो मैं उनको सिंघम मानता हूँ। तुकाराम मुंडे अपने ज़माने के MPS जो एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप की थी। टॉप करने के बाद में उन्होंने अपनी 9 साल की सर्विस में कम से कम उनकी 12 ट्रांसफ़र हुई है। और 9 साल के सर्विस में जिनकी 12 ट्रांसफ़र हो तो आप समझ सकते हैं उनका काम किस प्रकार है। वे आज नागपुर में नियुक्त है और नागपुर में भी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं पब्लिक के साथ मिलकर, वो तारीफ़ काबिल है। तुकाराम मुंडे, उन्होंने कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी जनता के सामने ये नहीं कहा कि मुझे यह नहीं आता है, मुझसे इस तरीके से पेश ना हो। मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको गंगाथरन डी के बारे में बताऊँगा। ज़रा देख लीजिए कि तुकाराम मुंडे क्या चीज़ है। नमस्कार. आपण बऱ्याच दिवसानंतर आज भेटतो आहोत. आज मी दोन्ही भाषा, मराठी आणि हिंदी याच्यामध्ये बोलणार आहे. मैं दोनों में भाषा में बोलूँगा, मराठी और हिंदी. लास्ट माझं जे फेसबुक लाईव्ह झालं त्यावरती आपण लॉकडाऊन नंतरचं आयुष्य कसं असेल याविषयी आपण चर्चा केली होती. आपल्या प्रश्नांना मी उत्तरं दिली होती. त्यावेळेस अपेक्षा ही होती की लॉकडाऊनवरती परत बोलण्याची वेळ येऊ नये. अनफॉर्च्युनेटली 1.5 महिन्यानंतर ती वेळ आज आपल्या सर्वांवरती आलेली आहे. अब 1.5 महीने के बाद जब से मिशन बिगिन अगेन चालू हुआ है, 3 जून को मिशन बिगिन अगेन जो चालू हुआ है, उसके बाद की स्थिति हर दिन ख़राब होती जा रही है. और इसलिए हमें फिर से एक बार ये सोचने पे मजबूर कर दिया है जो रास्ता हमने चुना है या सही है या उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है. और इसलिए फिर से मैं आपको मैं ये बातचीत के द्वारा मेरे जो व्यूज़ है, शासन की जो गाइडलाइंस है और शहर के लिए और सबके लिए जो अच्छा है, इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ. याचा मुख्य उद्देश एवढाच आहे की आपण जर स्टॅटिस्टिक्स बघितलं 3 जून पूर्वीचं आणि 3 जून नंतरचं नागपूर शहरातलं, तर नागपूर शहराची स्थिती काय होती. तर नागपूर शहराची स्थिती आपली 3 जून अगोदर 400च्या आसपास केसेस होत्या, डेथ 11 होत्या. आज जवळजवळ 2400पेक्षा जास्त केसेस आहेत, डेथ 38 आहेत. आपण मध्ये जवळजवळ अभी आपने जो तुकाराम मुंडे के बारे में जो चीज़ देखी है, वो देखने के बाद में आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि जो उनकी ग्रेड है, उनकी कैटेगरी है और उन्होंने जो वर्किंग की है,
आप कभी गूगल सर्च में जाइए या उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए या उनकी बारे में कोई वीडियो या कई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद आपको कुछ लगेगा कि हाँ वाकई में ये टाइम मैगज़ीन द्वारा 5 पायदान पर रखे जाने वाले सबसे ईमानदार ऑफिसरों में से है। टाइम मैगज़ीन एक ऐसा मैगज़ीन है जिसमें देश के टॉप 10 ईमानदार IAS ऑफिसरों को रखा जाता है, जिनमें तुकाराम मुंडे का नाम है। वो वीडियो भी आप छोटे से एक क्लिप भी देख सकते हैं, देख लीजिए। अब आता है 5वें पायदान पर, जहां हमने महाराष्ट्र कैडर के तुकाराम मुंडे को रखा है, जो कि 2005 बैच के IAS ऑफिसर हैं। दोस्तों, तुकाराम अपने अपराइटनेस और काम के प्रति डिवोशन के लिए जाने जाते हैं। इनका वॉक विद कमिश्नर प्रोग्राम काफी पॉपुलर रहा है, जो कि उन्होंने नवी मुंबई में बतौर कमिश्नर ऑफ NMMC रहते हुए शुरू किया था। हर संडे को लोगों की समस्याएं सुन के और उनका समाधान ढूंढ के उन्होंने लोगों के बीच एक खास पहचान बना ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस अपराइटनेस एंड ऑनेस्ट एटीट्यूड की वजह से मात्र 9 साल के करियर में करीब 12 बार ट्रांसफर हो चुका है। चलिए, इस क्लिप को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि तुकाराम मुंडे जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस या लोगों के सामने आने के बाद वे कह रहे थे कि मैं, जबकि आपको एक बात और सॉरी मैं बता देना चाहूँगा, वे मूल रूप से महाराष्ट्र के ही है और मराठी परिवार से ही है, लेकिन वो अच्छा हिंदी बोल लेते हैं और अंग्रेजी भी उनकी अच्छी है और मराठी भी बोल लेते हैं। जब लोगों से मुखातिब होते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि आज मैं आपसे हिंदी में भी बात करूंगा और मराठी में। किस प्रकार से वो वीडियो में एक बार आपको हिंदी में समझा रहे थे, एक बार मराठी में। इससे पता चलता है कि उनके विचार और उनके काम कैसे होंगे। अब आपको मैं बात करूंगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के, जिन्हें सिंघम कहा जाता है, उस IAS ऑफिसर के बारे में, गंगाथरन टी के बारे में मैंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ उनके बारे में जानने को नहीं मिला, क्योंकि ना ही कोई वीडियो उपलब्ध है उनके बारे में, न ज़्यादा जानकारी। उनका जो बैकग्राउंड भी मैंने चेक किया तो ज़्यादा बैकग्राउंड में भी कुछ खास नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो वसई विरार शहर में आने के बाद में उनको अचानक सिंघम IAS ऑफिसर कैसे कहा जाने लगा। आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकारों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में गुस्से होकर किस प्रकार से अपनी कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं, देख लीजिए। वो तो वीडियो आहे ना, तुम्ही व्हिडिओ बघा। नाही ते पत्रकार परिषद कोरोना संदर्भात तुम्हाला बोलवलं होतं। माझे पर्सनल नाही आपने देखा कि पत्रकार वहाँ से चिल्ला रहे हैं कि आपने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया तो कम से कम मुद्दा तो पूरा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा और कुर्सी छोड़ के चले गए। इसी को क्या आप सिंघम कहते हैं? अभी आपको एक बात और बता दूंगा। आपने तुकाराम मुंडे की जो वीडियो देखा, वो जब पब्लिक से या प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं आपसे हिंदी और मराठी दोनों में पेश आऊँगा। जबकि आप गंगाथरन डी को देख सकते हैं कि जब वो किस प्रकार से पत्रकारों से पेश आ रहे हैं। उन्होंने स्वयं पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुलाया था और क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। मला हिंदी नाही येतं। यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मला फक्त मराठी येतो। आय कॉन्ट अंडरस्टँड हिंदी। एक मिनिट, करेक्ट हिंदी मैं अंदर बोलतो तुमच्याशी। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश ठीक है, ओके या काय नाही, विषय संपले। आपने देखा किस प्रकार से वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं और बार बार चीख कर कह रहे हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, मराठी आती। अरे जनाब, आप तो मराठी भी ठीक से नहीं बोल पाते, आप हिंदी की बात करते हैं। आप सिर्फ साउथ की लैंग्वेज बोल सकते हैं ढंग से, या तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। मराठी तो आपने जिस तरीके से सीखा है, जितनी आती है, उससे ज़्यादा कहीं यहाँ के किसी उत्तर प्रदेश या बिहार के रहने वाले जो निवासी है वो उससे अच्छा बात बोलते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि आपको हिंदी नहीं आती है?
आपने तुकाराम मुंडे का ये स्पीच सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी के आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर इस प्रकार से पब्लिक से पेश नहीं आता है। अगर आप सही में सिंघम बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से नहीं। अगर हाल ही में आपने एक मनसे के कार्यालय को तोड़ने के बाद में अपने आप को सिंघम समझ लिया है कि आपके कार्यालय के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और आपने उनके ऑफिस जाके तोड़ दिया, तो इससे अगर आप सिंघम बनते तो ये आपकी गलतफहमी है। आप नाला सुपारा के बोलते हैं, आपका कहना है कि वो ऑफिस दफ्तर अवैध था और आपने तोड़ दिए। आपको जानकारी है कि वसई तालुका में कितने बांधकाम ऐसे हैं जो अवैध है? आपको एक छोटा सा क्लिप और दिखाता हूँ, गंगाथरन जी देख लीजिए। आज नाला सुपारा की जनसंख्या 10 से 12 लाख के आसपास है और 12 लाख जनसंख्या के बीच में 10 लाख के आसपास लोग अवैध मकानों में रहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे रहते हैं। क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन पे रहना चाहिए उनको? वहाँ प्रशासन होते हुए, सत्ताधारी होते हुए, इसके बाद भी वो अवैध मकान है, वो कैसे बने? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात एक चीज़ और है, यहाँ के सरकारी कार्यालय, यहाँ के नगर पालिका, यहाँ के पुलिस स्टेशन, वो भी अवैध है। तो अवैध जो मकान है, मकानों को तो आप तोड़ दिया जाता है, कभी भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये सरकारी कार्यालयों का आप क्या कर सकते हैं? कुछ उसका इलाज है आपके पास? नहीं है। तो ये पार्टी ने जो विचार उन्होंने रखा कि हम एक पीआईएल दाखिल करेंगे, जिस तरीका 2001 से पहले उल्लासनगर पूरी तरीके से 100% अवैध था, लेकिन 2001 के बाद में एक पीआईएल दाखिल हुई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पीआईएल जाने के बाद में कोर्ट ने उस मामले को 2002 में एक्सेप्ट किया। 2002 में एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने जब पीआईएल में रीड किया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उल्लासनगर 100% इलीगल है, इवन यहाँ पर प्रशासन सत्ताधारी होते हुए भी। तो एक काम कीजिए, उल्लासनगर को पूरे तरीके से डेमोलाइज करें और यहाँ जो पब्लिक रह रही है उल्लासनगर में, उनको रिफ्यूजी करार देके। दरअसल इस क्लिप में मैं हूँ और मैंने ही वो स्पीच दी है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में नाला सुपारा के अवैध निर्माण को लेके। उस पिटीशन में मैंने ये बताया है कि कोर्ट के सामने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ मैंने उस पिटीशन में ये बताया है कि पूरा नाला सुपारा जब अवैध है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप किसी के कार्यालय को अवैध बोल के नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि आपके यहाँ स्थित पुलिस थाने, कई सरकारी कार्यालय, कई ऐसे पॉलिटिशियनों के मकाने जो अवैध है, क्या आप वो सब तोड़ेंगे? ये संभव नहीं है। मैंने 2006 का उल्लासनगर का जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए है, उसको आधार बनाकर मैंने अपील में यही कहा है कि इसे लीगल किया जाए। गंगाथरन जी, अगर आप मेरे पिटीशन को अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इलीगल है, कितना लीगल है और आप उस पर क्या कर सकते हैं। अगर आप अच्छा करना ही चाहते हैं, आप वाकई में अपने आप को सिंघम बनाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि नाला सुपारा पूरा लीगल हो जाए। ऐसे कई प्रोसेस है। 2006 का सरकार की जो एक जीआर है, उस जीआर को लीजिए, उल्लास महानगर पालिका के जीआर को लीजिए, उस आधार पर आप पूरे नाला सुपारा को नहीं, वसई तालुका में कई कंस्ट्रक्शन को आप लीगल करार कर सकते हैं, तब आप सिंघम बनेंगे। आप इस तरीके से बीच सभा से उठ के चले जाना या लोगों से ना मिलना, इसको आप सिंघम मानते हैं, तो मेरा मानना है ये आप बच रहे हैं। आप सिंघम नहीं हैं, आप काम से बच रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। आप कैसे आए, क्या आए, ये बात नहीं है, आपके ऊपर हम कोई डाउट नहीं करते हैं। आप ज्योग्राफी के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी जानकारी होगी, तो आप उस पर स्टडी कीजिए। आप जाते जाते अगर कुछ अच्छे काम अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो ये किसी से ना मिलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ जाना, लोगों को सवालों का जवाब नहीं देना, इसे मैं सिंघम नहीं मानता। हाँ, एक बात मानता हूँ कि आपने आने के बाद में एक अच्छा काम ये किया कि कुछ कर्मचारी महानगर पालिका में इस तरीके से वेतन ले रहे थे जिनका कोई काम ही नहीं था और वेतन कंटिन्यू चल रहा था। कुछ लोगों की मिली भगत से या नगर पालिका के कई अधिकारियों के साठ गांठ से ले रहे थे। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी अब भी हैं। इसकी जांच कीजिए, इसकी छटनी कीजिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 10 से 12 लाख जो पॉपुलेशन नाला सुपारा के, उनको आप राहत कैसे देंगे, ताकि आपको याद करें कि आप यहाँ से जाते जाते उनके लिए कुछ ऐसे काम कर गए जिसको कोई मिटा नहीं सकता। तब मैं मानूंगा कि आप सिंघम हैं, आपने अच्छा काम किया है। आपका भी नाम उन 10 ईमानदार टॉप 10 में जो शामिल है आईएएस ऑफिसर, मैं चाहूँगा उसमें भी आपका नाम आए। इस प्रकार से काम कीजिए। ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, और कोशिश कीजिए आप हिंदी सीख लीजिए, क्योंकि
हमारे देश के जो सबसे हिंदी विरोधी नेता माने जाते थे राज ठाकरे जी, वे भी हिंदी में बात करते हैं और वो भी उत्तर देते हैं। आप तो उनसे भी बड़े निकल गए कि आपको हिंदी आती नहीं, मैं मराठी में बात करूँगा। तो आप साउथ में क्यों बात करते हैं, अंग्रेजी में क्यों करते हैं? मराठी में ही बात कीजिए अगर इतने हैं। मैंने तो राज ठाकरे जी को हिंदी में भी बात करते हुए सुना है और मैंने उनको मराठी में उनकी काफ़ी लेक्चर भाषण सुने हैं और अंग्रेजी में भी मैंने उनको बोलते हुए सुना है। तो आप इस प्रकार कैसे कह सकते हैं कि आपको हिंदी नहीं आती है? आप ये बात याद रखिएगा। ये आपका जो वीडियो है ये चर्चा का, ये रिकॉर्ड में रहेगा। गलती से कहीं आपने एक शब्द भी हिंदी का इस्तेमाल कर लिया, उस दिन आपकी पत्रकारों की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए, उनकी जो बेइज्जती की है, वो उस दिन का सर निकल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और गंगाथरन जी, अगर आपको वाकई में सिंघम बनना है तो सही काम कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।